हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पर जो न्यू टॉपिक हमारे साथ है तो देखेंगे कि आज के करंट अफेयर्स में हम लोग कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग इज मोर, आप एक काम और करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग आज के इस सेशन में सो विच टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन टूडेज सेगमेंट। यहाँ देखेंगे जो पहला टॉपिक है दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स विजिट साइप्रस, यानी प्रधानमंत्री जी की साइप्रस की यात्रा। दूसरा है ईरान इजराइल एक्सकेलेशंस एंड इंडियाज डिप्लोमेटिक चैलेंजेस, ठीक है जी। और तीसरा है विकसित भारत का अमृतकाल रिपोर्ट। ये तीन जो है महत्वपूर्ण न्यूज रहे। और आइए इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें रही इसके संदर्भ में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आज का हमारा पहला न्यूज है दैट इज ऑल अबाउट द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स साइप्रस, है ना। प्रधानमंत्री जी की साइप्रस की यात्रा के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज 2-day विजिट टू साइप्रस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन रिवाइटलाइजिंग इंडिया साइप्रस रिलेशन आफ्टर मोर देन 2 decades, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2 दिवसीय साइप्रस यात्रा 2 दशकों से अधिक समय के बाद भारत और साइप्रस संबंधों को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, देखिए स्पेशली जो है इंटरनेशनल रिलेशन, है ना। जब आपसे बात किया जाए कि आपको ये टॉपिक कहाँ पर बहुत ज्यादा काम देंगे, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपीएससी का अब चूंकि प्रीलिम्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं, नाउ योर मेंस एग्जामिनेशन जो है ये आपके क्या है यहाँ पर अपकमिंग है। सो इन दैट पर्सपेक्टिव और इन दैट केस आपको आईआर अपना तैयार करना है, इंटरनेशनल रिलेशंस आपको तैयार रखना है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर खास तौर से जो द्विपक्षीय संबंध जो होते हैं दो देशों के साथ, वो आपसे कई बार क्या है यहाँ पर पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू रेडी फॉर दैट ऑल्सो। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस न्यूज के अकॉर्डिंग ये है कि भारत और साइप्रस संबंधों को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुनर्जीवन का मतलब ये होता है ना, रिवाइटलाइजिंग का मतलब ये हो गया, इट मीन्स कि हम फिर से अपने संबंधों को क्या कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग क्या देख सकते हैं स्पेशली इन दैट केस कि साइप्रस की यात्रा प्रधानमंत्री जी की क्यों महत्वपूर्ण रही है या ये है महत्वपूर्ण क्यों है। तो आइए इसमें और भी हम लोग आगे न्यूज देखते हैं कि और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर। सो डिकोडिंग कंटेक्स्ट में देखेंगे द विजिट एम टू डिपेंड कोऑपरेशन इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी ऑल्सो, है ना। इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो है व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा में सहयोग को गहरा करना है। इट मीन्स कि हम ज्यादा से ज्यादा, यानी अगर इसमें देखा जाए कि जो प्रधानमंत्री जी की जो साइप्रस की यात्रा है, सो बेसिकली यहाँ पर ये कॉपरेशन किस किस फील्ड में हम देख सकते हैं, मेनली दैट इज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव्स ऑल्सो। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब इसके अतिरिक्त हम देखेंगे यहाँ पर कि और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, की हाईलाइट्स। सो व्हाट अबाउट द डिप्लोमेटिक टॉक्स। सो पीएम मोदी मेट विद प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडेलास टू एनहांस बायलैटरल कॉपरेशन अक्रॉस स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, ठीक है ना। कूटनीतिक वार्ता के संदर्भ में देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस से मुलाकात की है ना। अब आते हैं यहाँ पर कि इसमें बिजनेस राउंड टेबल भी हुआ, व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में अगर देखें तो बिजनेस लीडर्स फ्रॉम बोथ नेशंस कन्वेंड इन लिमासोल लीडिंग टू प्रपोजल्स फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। दोनों देशों के व्यापारिक नेता जो हैं लिमासोल में एकत्रित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग के प्रस्ताव जो हैं वो क्या हुए हैं यहाँ पर सामने आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ साइप्रस के साथ हमारे फिर से जो संबंध पुनर्जीवित होने की इस पर है, कगार पर है। तो इसके माध्यम से हम कई सारे क्षेत्रों में फिर से क्या करने वाले हैं, अपने आप को एक बार फिर से जो है चीजें फिर से सही दिशा की ओर जाने की उम्मीद है। जैसे कि हमने आपसे कहा यहाँ पर कि जो है यहाँ पर व्यापारिक जो है राउंड टेबल भी हुआ यहाँ पर, यानी कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव्स में भी देखिए है क्या कि सभी देशों को एक दूसरे के साथ व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स करके क्या चाहिए होता है, मेनली क्या कि इकोनॉमिकली जैसे उनके सामान को बाजार मिले, हमारे सामान को बाजार मिले। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है स्पेशली इन इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव कि भाई हमारे ज्यादा से ज्यादा रीच बढ़े। हम ग्लोबल अगर आउटरीच अगर देखा जाए तो हम वैश्विक रूप से हम क्या करें, बाजार में हमारी पहुंच बहुत ज्यादा
मजबूत हो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ बोथ कंट्रीज ऑल्सो। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर कि हम आपको जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप मुख्य परीक्षा के हिसाब से अगर देखेंगे, whenever we are talking about the मुख्य परीक्षा, तो आपको इसके संदर्भ में कुछ बातें जो ध्यान रखनी है कि साइप्रस के साथ हमारी जो द्विपक्षीय वार्ता है, इसमें कौन कौन से एरियाज पर वी आर फोकसिंग मोर, है ना, किस पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। कॉपरेशन फोकस, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, बूस्टिंग ट्रेड, इंक्रीजिंग एफडीआई, यूजिंग साइप्रस एज अ गेटवे टू यूरोप। ठीक है ना, यानी व्यापार और निवेश, व्यापार को बढ़ावा देना, एफडीआई को बढ़ावा देना, साइप्रस यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में इसको उपयोग करना। टेक्नोलॉजी के बारे में अगर देखा जाए तो कोलैबोरेटिंग इन ऑन इनोवेशन एंड टेक ड्रिवन सेक्टर्स ऑल्सो, नवाचार और तकनीक संचालित क्षेत्रों पर सहयोग करना। ठीक है जी, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे तो बात कर ही रहे हैं, और साइप्रस को जैसे मैंने अभी आपसे क्या कहा कि दैट ये यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में, यानी कि जो है हम यूरोप में अगर हम एंट्री करते हैं, या यूरोप में हम ऑलरेडी हमारा बाजार है, लेकिन हम साइप्रस को वी हैव टू यूज लाइक अ गेटवे ऑफ यूरोप ऑल्सो। इसमें हम टेक्नोलॉजी पर भी बात कर सकते हैं, हम इसके आगे की ओर हम देख सकते हैं। सिक्योरिटी में हम देखेंगे, सो टैकलिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड एनहांसिंग रीजनल सिक्योरिटी टाइज, यानी सीमा पार आतंकवाद से निपटना और क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधों को बढ़ाना। जैसा आपने देखा होगा कि जो हमारे विदेशी जो विदेश में जो हमारे डेलीगेट्स गए थे, तो स्पेशली जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर हमने, भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी है, और दुनिया में लगभग सभी जगह पे एक मैसेज, एक संदेश गया है कि इसे हमें जल्द से जल्द क्या करना होगा, एक मजबूत कदम उठाना होगा, एंड वी हैव टू स्टॉप, हमें इसे क्या करना, हमें इसे रोकना होगा। तो सीमा पार आतंकवाद से निपटना, क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधों को क्या करना है, यहाँ पर बढ़ाना है। सो दीज आर आवर अल्टीमेट गोल। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कुछ चीजों को और, लाइक साइप्रस के जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, यानी अगर हम किसी देश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कगार पर हैं, या फिर हम उसे तरजीह दे रहे हैं, इफ वी आर गिविंग मोर वेटेज टू दैट कंट्री, सो व्हाट इज द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट कंट्री। तो आइए साइप्रस के बारे में देखेंगे। तो साइप्रस जो है बेसिकली बीइंग अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड कॉमनवेल्थ ऑल्सो, एंड होल्ड्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडियाज आउटरीच टू यूरोप। साइप्रस यूरोपीय संघ और राष्ट्रमंडल का हिस्सा होने के नाते यूरोप तक भारत की पहुंच के लिए इसकी रणनीतिक महत्व रखता है। यह साझेदारी साइप्रस की समुद्री स्थिति का लाभ उठाते हुए भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे से संबंधित भारत के लक्ष्यों का भी समर्थन करती है। So basically the partnership also supports India's goals related to the India Middle East Europe economic corridor, leveraging Cyprus maritime locations। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं, ये साइप्रस के संदर्भ में है। यानी इसके अगर हम लोग ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव भी अगर देखा जाए, सो व्हाट वी कैन सी कि इसका क्या है, इसका एक अपना क्या है इंपॉर्टेंस है। और खास तौर से ये जो यात्रा है, ये जो डिप्लोमेटिक यात्रा आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इसमें हम मेनली अगर हम लोग बात करें, सो बेसिकली दिस विजिट सिग्नल्स अ न्यू फेज ऑफ स्ट्रैटेजिक economic and diplomatic collaboration, so setting the stage for deeper and sustained engagement between India and Cyprus। तो ये आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग जो है एक नए चरण का संकेत है, विशेषकर भारत और साइप्रस के संबंधों में। तो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हमने आपसे बताया, हम कौन कौन से एरियाज पर ज्यादा वी आर मोर फोकस जो है यहाँ पर कर रहे हैं, और खास तौर से जैसा कि मैंने बताया कि साइप्रस के साथ क्या एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यूरोपीय संघ राष्ट्रमंडल का हिस्सा होने के नाते यूरोप तक पहुंचने के लिए एक रणनीतिक महत्व जो है, स्ट्रैटेजिकल तौर से भी क्या है, साइप्रस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो। सो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन, जो है हम, हमारे रिश्ते यहाँ से मजबूत होंगे तो हमें कई सारे क्षेत्रों में हम यहाँ पर काम करने की बात करते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पर चूंकि अपने नेक्स्ट न्यूज पे। तो जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है, आइए देखते हैं यहाँ पर, ईरान इजराइल एक्सकलेशन एंड इंडियाज डिप्लोमेटिक चैलेंजेस। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ईरान और इजराइल, है ना। अभी ये कह सकते हैं कि नाउ वी आर इन द एरा ऑफ, लग रहा है कुछ ऐसा कि जब से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा, उसके बाद आप देखेंगे कि एक युद्ध जैसी परिस्थितियां लगभग सभी जो भी देश जिनका भी एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट है, खासतौर से इजराइल और देखेंगे आप यहाँ पर कि जो है ईरान के बीच में तनाव लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं।
अब इस बीच में भारत का क्या स्टैंड रहेगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपके आईआर के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ पर जो है ना डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भारत के समक्ष क्या है, क्योंकि भारत के संबंध दोनों ही देशों के साथ क्या है, अच्छे हैं, चाहे वो इजराइल हो जाए चाहे वो ईरान हो जाए। तो आइए पहले इस न्यूज को देखते हैं कि इस न्यूज में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ईरान ऑयल डिपोर्ट्स टारगेटेड यूरेनियम जो है यहाँ पर, 1 सेकेंड, हाँ, facility at Natanz allegedly destroyed by Israel. Houthi militants coordinate missile strikes with Iran also. अब देखेंगे यहाँ पर ईरान के तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। नतांज में यूरेनियम सुविधा को कथित तौर पर इजराइल द्वारा नष्ट किया गया। ठीक है जी। हौती आतंकवादी ईरान के साथ मिसाइल हमलों का समन्वय करते हैं। अभी मैंने आपसे बताया भी था हदियादार, जो आपने पोर्ट के बारे में देखा था यमन में। ठीक है, तो अभी क्या है कि एक तरह से यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है अटैकिंग वॉर जिसको हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ प्रॉपर वे में युद्ध करना, अटैक करना एक दूसरे के क्षेत्रों पर। तो इजराइल ने ईरान के क्षेत्र पर क्या किया, अटैक किया है। और इसमें एक चीज और भी है, जो कि हौती आतंकवादियों के संदर्भ में ये रहता है कि जो हौती मिलिटेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं मिसाइल स्ट्राइक्स विद ईरान आल्सो। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि इसमें क्या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इनके बीच में इसके पहले भी आपको याद होगा कि लास्ट ईयर भी इन दोनों के बीच में क्या रहा था, इस तरह के युद्ध वाली कंडीशंस हो गई थी। लाइक ड्रोन वॉर ऑलरेडी चल रहा था, इसराइल ने ईरान पर क्या किया, ड्रोन जो है वो फेंका, ईरान ने इसराइल पर ड्रोन वॉर किया। तो एक तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर रेगुलर जो है एक टेंशन और एक डिस्प्यूट बना हुआ है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत का की क्या इसमें भूमिका रहेगी, चैलेंजेस क्या है, भारत के कंसर्न क्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो, चूंकि अभी क्या है कि अब ये युद्ध प्रभावित क्षेत्र हो चुका है, तो बहुत सारे भारतीय विद्यार्थी हैं जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर इसमें क्या कंडीशन है, अभी क्या स्थिति है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल जो अफेयर्स है बिगिंस इमरजेंसी हेल्पलाइन कंसीडर शिप इवैक्यूएशन, यानी कि विदेश मंत्रालय ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर शुरू की है, जहाजों को निकालने पर विचार कर रहे हैं। और 6000 भारतीय छात्र कोम और अन्य क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। अभी मैंने आपसे बताया कि जो सबसे बड़ा कंसर्न है भारत के लिए कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भारतीय छात्र हैं, वो वहां पे क्या है, फंसे हुए हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे जैसे कहाँ कहाँ यानी कौन कौन से क्षेत्र जो ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इससे हम कौन कौन से एरियाज अफेक्टेड होने के चांसेस हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे तो एनर्जी एंड ट्रेड एंगल। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन ऑफ ऑयल सप्लाईज एंड मैरीटाइम ट्रेड इन द रीजन ऑल्सो। क्षेत्र में तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार में संभावित व्यवधान होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, यहाँ पर वॉर स्टार्ट हो गया। तो इससे वैश्विक लेवल पर, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ था, तो आपको ध्यान होगा कि वहां पे भी उस टाइम पे भी क्या था, काफी दिक्कत आई थी। उसी तरह से ये भी एरियाज जो है कहीं ना कहीं से हम क्या देख रहे हैं कि अफेक्टेड होने के चांसेस हैं। आइए अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हम और भी चीजें यहाँ पर देखेंगे। डिप्लोमेटिक जो है टाइट 1 सेकेंड यहाँ देखेंगे, यस, डिप्लोमेटिक टाइट रोप जो क्या है यहाँ पर, राइट रोप बैलेंसिंग टाइज विद ईरान, इजराइल एंड द यूएस, इंडिया एडवोकेटिंग सीज फायर एंड एडहेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ। अब देखेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ संबंधों को संतुलित करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत युद्ध विराम और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन की वकालत कर रहा है। देखिए सीज फायर, देखिए युद्ध से किसी का भी कोई भला नहीं होता है। द प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ सिर्फ बात ये नहीं है कि युद्ध दो देशों के बीच हो रहा है, लगभग वैश्विक स्तर पर सारी सुविधाएं जो हैं, जैसे तेल आपूर्ति हो गया, ठीक है ना, उसके अलावा जो महत्वपूर्ण ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहे हैं, दैट विल ऑल्सो अफेक्टेड। तो भारत इस संदर्भ में, भारत का कहना है कि जो है जल्द से जल्द सीज फायर करनी चाहिए, और जो इंटरनेशनल लॉ है ना, जो अंतरराष्ट्रीय कानून है, हम उसके अंतर्गत रह करके कार्य करें तो ज्यादा क्या है, बेहतर है। तो देखिए एक चीज ये ध्यान रखिएगा, यानी हम शांति की बात करते हैं क्योंकि इससे किसी का भी भला नहीं होना है, मेन थिंग इज दैट। और जो विद्यार्थी वहां फंसे हुए हैं ना, भारत के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि हमें वहां के विद्यार्थियों को बाहर जो है ले आना, भारतीय स्टूडेंट्स को वहां से सही सलामत ले आना। दिस इज द ग्रेट चैलेंज फॉर इंडिया ऑल्सो। तो अभी इस पे काम चल रहा है, आपात हेल्पलाइन नंबर जो है वो लागू हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है इस ईरान, इजराइल और इस बीच में जो है अमेरिका में ऑलरेडी क्या चल रहा है, उथल पुथल चल रहा है। जो है प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप को लेकर के एलन मस्क के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, और उसके बाद वहां की पॉलिटिकल कंडीशंस, एंड राइट नाउ व्हाट इज द कंडीशन इन स्पेशली जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ जो चल रहा है ना, मिडिल ईस्ट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरह से युद्ध वाली स्थिति जो बनी हुई है। तो ऑलरेडी आप देखेंगे कि इजराइल
पैलेस्टीन, गाजा, ईरान। सो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो चुका है वॉर की वजह से। अब देखते हैं कि इसमें यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का जो है क्या रोल रहता है, और उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हमने बात की थी G7 कंट्रीज़ हैं, इनका क्या यहाँ पर जो है कंडीशन रहता है, ये कौन सा स्टेप लेते हैं। सो दैट विल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस जो है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे ग्लोबली क्या है, कहीं ना कहीं से समस्याएं बढ़ सकती हैं इस युद्ध के माध्यम से। इसलिए भारत वकालत कर रहा है कि जल्द से जल्द आप क्या करिए, सीज फायर करिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं यहाँ पर। अभी देखेंगे यहाँ पे विकसित भारत अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल। आइए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये क्या है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1 सेकेंड यहाँ देखेंगे। यस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज्ड अ कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट टाइटल्ड विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल, मार्किंग 11 ईयर्स ऑफ गवर्नेंस अंडर पीएम नरेंद्र मोदी। भारत सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल के 11 साल पूरे होने पर विकसित भारत का अमृतकाल, जिसमें कि सेवा है, सुशासन है, गरीब कल्याण है, के 11 साल शीर्षक से एक व्यापारिक रिपोर्ट क्या की है, जारी की है। अब इस व्यापारिक रिपोर्ट के माध्यम से हम क्या देखेंगे कि भाई इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं विकसित भारत। ठीक है ना, क्योंकि 11 ईयर गवर्नमेंट को हो चुके हैं, और इस एक तरह से होता है ना कि आपका रिपोर्ट कार्ड, कि आपने बता रहे हैं कि हमने कौन कौन सी योजनाएं लेकर के आए, कौन कौन से इस बीच में महत्वपूर्ण स्टेप्स उठाए गए हैं। सो लेट्स हैव अ लुक कि 11 साल जो है वो किस प्रकार से विकसित भारत के संदर्भ में क्या क्या इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें रही। सो की डेटा पॉइंट्स, अप्रोक्सीमेटली 81 करोड़ रिसीव्ड फ्री फूड ग्रेन्स अंडर PMJKY। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर हम देखेंगे के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न मिला यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद हम देखेंगे 5 करोड़ जो है मुद्रा ऋण वितरित किए गए हैं, जिसमें से 50% से अधिक SC ST और OBC को दिए गए हैं। 15 करोड़ हाउस होल्ड कनेक्टेड वाया जल जीवन मिशन। जो जल जीवन मिशन है, इनके माध्यम से लगभग 15 करोड़ परिवारों को क्या किया गया है, जल जीवन मिशन के से माध्यम से जोड़ा गया है। और 4 करोड़ जो है हाउसेस कंप्लीटेड अंडर PM आवास योजना। लगभग 4 करोड़ जो घर हैं वो पूरे किए गए हैं PM आवास योजना के तहत के अंतर्गत। तो बेसिकली देखिए ये एक डेटा है जिसके में ये बताया गया कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए और कितने ज्यादा लोग इसके बेनिफिशियरी रहे, कितने ज्यादा लोग इसके जो है बेनिफिट उठा सके यहाँ पर। ठीक है जी, तो आइए यहाँ पर देखते हैं अबाउट समरी ऑफ विकसित भारत का अमृतकाल। तो यहाँ ये देखते हैं यहाँ पर इसमें और क्या महत्वपूर्ण बातें रही, कौन कौन से इनिशिएटिव। देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए सरकार के द्वारा। जैसे आप देख सकते हैं PMGKY, ठीक है ना, जो है कल्याण योजना, स्टैंड अप इंडिया, नमस्ते स्कीम, जनजातीय गौरव दिवस, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो ये सारी योजनाएं जो हैं चलाई गई हैं, और इसके माध्यम से कोशिश की गई है क्या कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो लाभ मिल सके। अब आते हैं यहाँ पर कि उपलब्धियों में अगर हम लोग बात करें, अचीवमेंट्स में, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द अचीवमेंट्स, तो इंडिया एंडेड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड MPI इंडिकेटर्स टू इम्प्रूव UNDP, है ना। भारत ने अत्यधिक गरीबी को समाप्त किया है और MPI संकेतकों में सुधार हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स बेनिफिटेड अंडर PM स्वनिधि। लगभग 68 लाख स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित हुए हैं। कैबिनेट में SC ST और OBC का प्रतिनिधित्व जो है वो क्या हुआ है, बढ़ा है। SC ST OBC रिप्रेजेंटेशन इन कैबिनेट इंक्रीज्ड। ओवर 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक्सीड्स स्टेट एवरेज इन डेवलपमेंट ऑल्सो। 112 से अधिक आकांक्षी जिलों ने विकास में राज्य के औसत को क्या कर लिया है, पार कर लिया है। तो एक तरह से हम लोग देख क्या सकते हैं यहाँ पर कि ये जो डेवलपमेंट के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि दीज आर आवर अचीवमेंट्स, ये हमारे क्या अचीवमेंट्स हैं। और इस अचीवमेंट्स के माध्यम से हम क्या देख रहे हैं कि हम लगभग कहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो कहते हैं ना अंटिल द लास्ट, जो लास्ट तक है वहां तक, लास्ट माइल तक हम वहां पर पहुंचे यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे इंश्योरिंग जो है फार्मर वेलफेयर थीम, बीज से बाजार तक, स्ट्रेथिंग एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक रिफॉर्म्स। विषय था बीज से बाजार तक में समग्र सुधारों के माध्यम से कृषि को हमने क्या किया है, ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया है। यानी जो फार्मिंग है उसको हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने उसको क्या किया है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है इसके माध्यम से।
इनिशिएटिव्स टेकिंग कौन कौन से हैं? पीएम किसान, पीएम जो है किसान, यहाँ पर KSY, ई नैम, टॉप्स, आपकी इस पे हम लोगों ने बात किया, मृदा स्वास्थ्य। तो आप देख सकते हैं चाहे एग्रीकल्चर में अब AI का यूज हो जाए, है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो जाए, तो इन सब के माध्यम से हमने बड़े स्तर पे क्या किया है, चेंज लाने की कोशिश की है। एंड व्हाट अबाउट द नारी शक्ति? सो न्यू मोमेंट फॉर द नारी शक्ति के संदर्भ में, तो लाइफ साइकिल बेस्ड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन सोशल, इकोनॉमिक एंड डिजिटल स्फीयर्स, जैसे जो महिलाएं हैं उनको सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण को हम देख सकते हैं। अलग अलग जो है प्रोग्राम, जैसे कि मिशन शक्ति योजना, उज्ज्वला योजना, है ना, हर घर जो है सिलेंडर पहुंचने लगा, तो मिशन शक्ति, उज्ज्वला योजना, जो है आपको समर्थ योजना, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स, तो अमृत पीढ़ी, युवा को सशक्त बनाना, कौशल, शिक्षा, उद्यमिता, खेल के माध्यम से जनसांख्यिकी लाभांश का दोहन करना। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, चाहे वो वुमेन ओरिएंटेड हो, चाहे वो किसान से संबंधित हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर देखेंगे, इसके अलावा हम नई एजुकेशन पॉलिसी, जैसे NEPI 2020 में, उसके अलावा हमने स्टार्टअप इंडिया, अग्निपथ स्कीम, रोजगार मेला, फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, तो आप देख सकते हैं कि हर एक क्षेत्र को कवर करने की कोशिश की गई है। इसका विषय क्या था? बेहतर आवास, जैसे मध्यम वर्ग के लिए जीवन की सुगमता, मतलब ईज ऑफ लिविंग फॉर मिडिल क्लास, हमने इसको कोशिश की है कि उसको बेहतर किया जाए। इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ वाया बेटर हाउसिंग, कनेक्टिविटी, डिजिटल एक्सेस एंड टैक्स रिफॉर्म। इनिशिएटिव्स कौन से लिए गए हैं यहाँ पे? जैसे स्वामी उड़ान, उमंग ऐप, स्वामित्व योजना, इन सब के माध्यम से हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो चेंज होने के कगार पर हैं या चेंज होने की कंडीशन पे है। अब आते हैं यहाँ पर हेल्थ केयर के संदर्भ में। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ केयर पर्सपेक्टिव, सो व्हाट वी कैन सी, अफोर्डेबल एक्सेसिबल हेल्थ केयर फॉर ऑल, यानी सभी के लिए एक ऐसा स्वास्थ्य संबंधित योजना जो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ ग्लोबल हेल्थ लीडर थ्रू रोबस्ट पब्लिक हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ये ज्यादा से ज्यादा मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है वो क्या करेगा, मदद करेगा, बुनियादी ढांचे के माध्यम से भारत को वैश्विक स्वास्थ्य नेता के रूप में बदलना। की गई पहल आयुष्मान भारत, आप देख सकते हैं, जन औषधि जो कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका, पीएम जो है ABHIM है यहाँ पर, और जो अभी मतलब अभीम और जन औषधि, ई संजीवनी, इंद्रधनुष, तो इन सब के माध्यम से हमने हेल्थ केयर के पर्सपेक्टिव्स में भी क्या किया है, सुधार लाने की कोशिश की है। सो बेसिकली हम क्या देख सकते हैं कि जो 11 साल जो आपने देखा विकसित भारत का जो हमारा उद्देश्य है, जिसमें हमने लगभग सभी क्षेत्रों को कवर करने का क्या किया है, प्रयास किया है। सो डियर ऑल स्टूडेंट, यहाँ आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सो काइंडली डू दैट। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।